आज हम सब भारतीय संविधान के अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। भारतीय संविधान के अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़े हैं उनमें से मौलिक अधिकार तक हमारी क्लासेस हो चुकी हैं। इस बीच करंट अफेयर्स की भी कक्षाएं आरंभ की गई हैं, तो आपको नियमित तौर पे कम से कम एक संविधान का टॉपिक और एक करंट अफेयर्स का टॉपिक मिले, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। क्योंकि जब तक लॉकडाउन है तो तब तक तो ऑनलाइन माध्यम से जो भी मदद हो सकती है आपकी, मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। और आप सब भी अगर ये कार्यक्रम उपयोगी हो आपके लिए तो आप इसका पूरा प्रयोग करें। तो हमारा भारतीय संविधान टॉपिक आप जानते हैं चल रहा था। मौलिक अधिकारों के शायद 4 लेक्चर टोटल हुए थे। उसके बाद हम सब नीति निर्देशक तत्वों पर आते हैं। तो मौलिक अधिकारों के बाद जो भारतीय संविधान का अगला भाग है वो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, जो राज्यों को या राज्य को जो निर्देश के तौर पे दिए गए हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें हैं। तो नीति निर्देशक तत्व का टॉपिक आपने सुना होगा। ये भारतीय संविधान के भाग 4 में अंतःस्थापित हैं या भाग 4 में है, आप सरल भाषा में कहिए। और इनका वर्णन अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं इनको। और ये एक प्रकार से राज्य के लिए निर्देश इनको कह लीजिए, नाम ही है इनका नीति निर्देशक तत्व। तो ये नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? ये राज्य के लिए हैं। राज्य का मतलब यहाँ पर भारतीय संदर्भ में केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी के लिए ये नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं। तो पहले तो बेसिक बातें हैं कि ये भाग 4 में है, अनुच्छेद यानी कि 36 से 51 के बीच में है। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहाँ से लिए गए हैं, तो ऐसी मान्यता है या ऐसा माना जाता है कि ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इस पर आपने पहले वीडियो में कुछ न कुछ आपने जानकारी इस पर जुटाई होगी। तो नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में 36 से 51 के बीच में अंतःस्थापित हैं। आयरलैंड के संविधान से ये प्रेरित रहे हैं। आयरलैंड के राष्ट्रीय आंदोलन का हमारे यहाँ काफ़ी प्रभाव रहा है। एनी बेसेंट का नाम आपने सुना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई एक महिला थी, आयरिश महिला ही थी। और उन्होंने भारत में होम रूल लीग जैसे विचार या होम रूल जैसे विचार ला करके होम रूल लीग बनाई और भारत की स्वतंत्रता आंदोलन से वो जुड़ी रही। तो आयरलैंड के साथ हमारे कहीं न कहीं संबंध स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में ही थे। तो आयरलैंड से ये लिए गए हैं। तो ये तो बेसिक बातें हो गई। अब यहाँ पर बात आता है कि आखिर ये हैं क्या, इनकी प्रवृत्ति क्या है और ये क्यों दिए गए हैं। तो नीति निर्देशक तत्वों की अगर हम बात करेंगे तो नीति निर्देशक तत्व मैंने पहले ही कहा कि ये राज्य के लिए एक प्रकार के सकारात्मक निर्देश हैं। सकारात्मक निर्देश मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये राज्य को बताते हैं कि उसे अपनी नीति निर्माण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और सकारात्मक निर्देश मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये न्यायोचित नहीं है, यानी इनको न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता, ये किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं हो सकते, इसलिए सकारात्मक इनको मैं कहता हूँ। तो नीति निर्देशक तत्वों की अगर हम बात करें तो ये किसके लिए निर्देश हैं, ये किसके लिए एक प्रकार के डायरेक्टिव हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं? राज्य के लिए। यहाँ पर आप ध्यान रखना, राज्य शब्द का मतलब है पूरा देश। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उसे अपनी नीतियाँ, अपनी योजनाएं बनाते समय नीति निर्देशक तत्वों के निर्देशों का या इन सकारात्मक आदर्शों का कहीं न कहीं ध्यान रखना पड़ता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर इनको संविधान में रखने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जब भारतीय संविधान बन रहा था उसके पहले ही एक बहुत प्रसिद्ध कमेटी गठित हुई थी जिसका नाम था सप्रू कमेटी। सप्रू कमेटी 1945 में गठित हुई थी, 1945 में गठित हुई थी। 1944 में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था और 1945 में एक सप्रू कमेटी गठित हुई थी। तो सप्रू कमेटी का मानना था कि भारत के नागरिकों के जो अधिकार होने चाहिए उनको हम 2 भागों में बांट दें। ये सप्रू कमेटी का विचार था कि भारतीय नागरिकों के जो अधिकार हैं उनको हम 2 भागों में बांट दें। एक वे जो न्यायोचित हों, यानी कि जो बहुत मूलभूत हैं उनको न्यायोचित प्रवृत्ति का रखा जाए। यहाँ पर न्यायोचित का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि जिनको न्यायालय द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है।
और दूसरे कहा गया कि हम दूसरे वर्ग में ऐसे अधिकारों को रखें जो गैर न्यायोचित हों। यानी कि सप्रू कमेटी का क्या मानना था कि हमें अपने जो नागरिकों को अधिकार देने हैं उनको हम दो भागों में बांट लें। एक को हम किस में रखें, न्यायोचित भाग में रखें, और एक को हम गैर न्यायोचित भाग में रखें। गैर न्यायोचित का मतलब था कि सारी चीज़ों को न्यायोचित उस समय बनाना आज़ादी के समय संभव नहीं था। राज्य के ऊपर भी इतने ज़्यादा प्रतिबंध न लगा दिए जाएं कि राज्य हमेशा परेशान रहे, तो दो भागों में बांट दिया गया। तो उसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जिन अधिकारों को माना गया कि वो बहुत ही मौलिक हैं और इनको न्यायोचित होना ही चाहिए, उन्हीं को हमने क्या कहा, मौलिक अधिकार कहा। तो जैसे आप एक क्वेश्चन पढ़ते हैं कि मौलिक अधिकार क्या हैं, न्यायोचित हैं, वाद योग्य हैं या न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं। ये शब्द आप पहले पढ़ चुके हैं। वाद योग्य हैं, न्यायोचित हैं या न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं, इसका मतलब है कि न्यायालय इनको प्रवर्तित करा सकता है, इनको लागू करा सकता है। इनका उल्लंघन होने पर आप न्यायपालिका की शरण में जा सकते हैं। गैर न्यायोचित का मतलब क्या है कि सकारात्मक है। न्यायपालिका भले ही इन्हें लागू नहीं करा सकती, लेकिन ये राज्य की नीतियों के आवश्यक तत्व हैं। तो दूसरे वर्ग को आप मान सकते हैं कि ऐसे अधिकारों को या राज्य के ऐसे दायित्वों को जिनको ये माना गया कि इस समय पूरा करना संभव नहीं है, उतने संसाधन नहीं हैं, तो उनको गैर न्यायोचित प्रवृत्ति का बनाया गया और इन्हीं को आप मान सकते हैं नीति निर्देशक तत्व। हालांकि आप ध्यान रखना, सप्रू कमेटी में ऐसा नहीं कहा गया था कि नीति निर्देशक तत्व या मौलिक अधिकार। वहाँ पे ये माना गया था कि हम अपने अधिकारों को या हमारे जो नागरिकों के अधिकार होंगे हम उनको दो पार्ट में बांट लें। तो मेरी समझ से ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। अब बात आती है कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, क्योंकि इनके उद्देश्यों को लेकर के ही आप इनके बारे में एक राय बना सकते हैं। तो हम सब यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार जो होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि जो मौलिक अधिकार होते हैं वो न्यायोचित प्रवृत्ति के हैं और उनका उद्देश्य राजनैतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। मौलिक अधिकार जो होते हैं वो राजनैतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि हमारे जो अगर मौलिक अधिकार राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करते हैं, राजनीतिक न्याय को पूरा करते हैं, तो नीति निर्देशक तत्व फिर क्या करते हैं। थोड़ा पीछे मैं आपको ले चलूँगा। आपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है और प्रस्तावना में मैंने बताया था कि 3 प्रकार के न्याय की परिकल्पना की गई है। आपने पढ़ा है कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की परिकल्पना की गई है। कौन कौन से हैं न्याय वो? एक राजनैतिक न्याय है, एक हमारा सामाजिक न्याय है और एक हमारा आर्थिक न्याय है। तो एक राजनैतिक न्याय, एक हमारा आर्थिक न्याय और एक हमारा सामाजिक न्याय। तो राजनैतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय, ये तीनों आपने प्रस्तावना में देखे हैं। अब मौलिक अधिकार राजनैतिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं। राजनैतिक न्याय कहता है कि हर व्यक्ति की राजनैतिक स्थिति बराबर होगी। हम निर्वाचन के मामले में या राजनैतिक अधिकार देने के मामले में या मौलिक अधिकार देने के मामले में व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। B.R. अम्बेडकर का मानना था कि आर्थिक और सामाजिक न्याय के अभाव में राजनैतिक न्याय कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। यानी राजनैतिक न्याय स्थापित हो गया, जैसे आप जानते हैं कि राजनैतिक न्याय स्थापित हुआ, भारत के सभी लोगों को मौलिक अधिकार मिले, लेकिन जब तक आर्थिक और सामाजिक तौर पे न्याय स्थापित नहीं होता है तो क्या राजनैतिक अधिकार उतने परिपक्व हो सकते हैं या पुष्ट हो सकते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं कि जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर असमानता नहीं की जाएगी या अस्पृश्यता का आचरण नहीं किया जाएगा, सभी समान हैं। लेकिन क्या ज़मीन पर ऐसा होता है? तो हम ये पाते हैं कि संविधान में जो चीज़ें लिखी हैं वो ज़मीन पे क्यों नहीं है। तो अम्बेडकर इस बात को बहुत बेहतर बताते थे कि जब तक भारत में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र, यहाँ पे इन तीनों शब्दों के लिए चाहे आप न्याय शब्द का प्रयोग करिए और चाहे एक शब्द और कभी कभी प्रयोग होता है लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र। तो राजनीतिक न्याय तो हमने मौलिक अधिकारों में सुनिश्चित किया, लेकिन ये प्रश्न था कि क्या आर्थिक और सामाजिक न्याय के बिना राजनीतिक न्याय पूरे होंगे। यहाँ पर आर्थिक न्याय का मतलब क्या है? आय की असमानता का अभाव, भ्रष्टाचार
या गलत तरीके से संपत्ति का केंद्रीकरण ना होने पाए। सामाजिक न्याय का मतलब है कि सामाजिक स्तर पर स्तरीकरण, भेदभाव जैसी चीज़ें ना हो, छुआछूत ना हो, जिसको आप अस्पृश्यता भी कह सकते हैं, या जातीय सोपान जो कठोरता लाते हैं या पूर्वाग्रह जातियों के प्रति विकसित करते हैं वो ना हो। तो 3 प्रकार के न्याय की परिकल्पना की गई थी। तो इसमें जो पहला न्याय है, निश्चित तौर पे मौलिक अधिकार उस न्याय को पूरा करते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व जो हैं, यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे एक प्रश्न आपसे एग्जाम में बार बार बनेगा, नीति निर्देशक तत्व क्या स्थापित करते हैं? आर्थिक एवं सामाजिक न्याय। यानी नीति निर्देशक तत्वों का जो मूल उद्देश्य है वो क्या करना है? आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना करना है, या कह सकते हैं आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। नीति निर्देशक तत्व जब आप अनुच्छेदों में पढ़ेंगे तो अपने आप आपको क्लियर होगा कि ये आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना करना चाहते हैं। तो आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्वों को हमारे संविधान में जगह दी गई है। यहाँ पर आर्थिक न्याय से तात्पर्य मैंने आपको बताया कि आय की असमानता, सरकार का ये कर्तव्य है कि लोगों को काम मिले, बेकारी, बुढ़ापे आदि की अवस्था में उनको कुछ सहायता मिले, सामाजिक स्तर पे जो भेदभाव हैं वो ना हो, तो शिक्षा जैसे अधिकार, तमाम सारी चीज़ें आएंगी बाद में। कुछ उसमें से काफ़ी नीति निर्देशक तत्व बाद में क्रियान्वित किए गए, कुछ मौलिक अधिकार बन गए, सब पे चर्चा होगी। तो आपसे एक क्वेश्चन बनेगा कि नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना। या इसी को हम कह सकते हैं, एक और पॉइंट हम आपको देते हैं कि नीति निर्देशक तत्व क्या हैं? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखते हैं। यानी नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखते हैं। यानी इनका उद्देश्य क्या है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ सकता है कि लोक कल्याणकारी राज्य क्या है? तो राज्य से तो आप परिचित हैं, संविधान पढ़ते समय राज्य की परिभाषा मैं आपको बता चुका हूँ। राज्य की एक प्रवृत्ति है क्या? लोक कल्याणकारी राज्य। देखिए, प्राचीनतम राज्य पुलिस राज्य हुआ करते थे। जैसे पहले माना जाता था कि राज्य का काम क्या है? लोगों की सुरक्षा करना, लोगों के मध्य जो झगड़े हैं उनका निपटारा करना, और उनकी भूमिका पुलिस राज्य तक है। पूंजीवादी समाज में एडम स्मिथ को अगर आप पढ़ेंगे तो एडम स्मिथ आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद की वकालत करते हैं, हस्तक्षेप सिद्धांत की वकालत करते हैं। उनका कहना है कि राज्य का काम आर्थिक क्षेत्र पर नियंत्रण करना नहीं है। कौन उत्पादन कैसे करेगा, लाभ कैसे कमाएगा, ये राज्य का काम नहीं है। राज्य का काम क्या है? वो सुरक्षात्मक या पुलिस राज्य का काम करे। लेकिन जैसे जैसे आगे चरण बढ़ा या विकास बढ़ा राजनीतिक रूप से राज्यों का, तो एक नए प्रकार के राज्य की उत्पत्ति हुई जिसको हम कहते हैं लोक कल्याणकारी राज्य। यहाँ पर लोक शब्द का मतलब क्या है? जनता, हम भारत के लोग, और कल्याणकारी यानी वेलफेयर। लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब ये होता है कि वह राज्य जो अपने नागरिकों में गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण को दूर करे, अपने समाज के सबसे निम्नतम वर्ग के कल्याण के लिए तत्पर रहे, वो लोक कल्याण का कार्य करे। सुरक्षात्मक कार्य के साथ साथ लोक कल्याण का। इसीलिए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में राज्य के कार्यों का विस्तार हुआ है। यानी प्राचीन काल में राज्य लोक कल्याण से भागते थे। जैसे आप बहुत सारे राजाओं को सुनेंगे, वो लोक कल्याण से दूर रहते थे। तो जैसे आपने पढ़ा होगा अकबर जैसे राजा, फिरोज शाह तुगलक जैसे राजा, या फिर और तमाम राजा, हर्षवर्धन जैसे राजा, या इतिहास में ऐसे तमाम राजा आपको मिलेंगे जो लोक कल्याण पे बहुत ध्यान देते थे। यानी वो लोक कल्याण पे, जैसे कुएं खुदवाना, नहरें खुदवाना, गरीब लोगों के लिए सहायता करना, या जैसे विधवाओं की सहायता करना, अनाथ लोगों की सहायता करना, दान विभाग की स्थापना करना, ये सारे कार्य कौन से कार्य हैं? लोक कल्याण के कार्य हैं। तो नीति निर्देशक तत्व का एक तो ये आपने समझा कि आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना करते हैं, ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करते हैं। यहीं पर हम सब डिस्कस करते समय विशेषताओं को भी पढ़ रहे हैं। आप ध्यान रखना, ये नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताएं भी हैं। अब इसके बाद बात आती है कि इनका लक्ष्य क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, ये क्यों है? तो देखिए, ये एक प्रकार के क्या हैं? राज्य के लिए आप इनको कह सकते हैं कि अनुदेश हैं, या राज्य के लिए एक आदर्श हैं। और राज्य को ये चाहिए
कि वो अपनी नीतियाँ बनाते समय, अपने कानून बनाते समय इनको ध्यान में रखें। जैसे एक प्रश्न उठा संविधान सभा में, आलोचना होती है नीति निर्देशक तत्वों की। जैसे आपने एक बड़ा प्रसिद्ध कथन सुना होगा, एक विचारक थे के.टी. शाह। तो के.टी. शाह का कथन आपने सुना होगा कि एक नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये 9 वर्ष के बधाई संदेशों के समान है। तो इनकी आलोचना इसी आधार पे होती है कि ये गैर न्यायोचित हैं, यानी ये वाद योग्य नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि जब इनके पीछे कोई शक्ति नहीं है, इनको कोई न्यायालय लागू नहीं करवा सकता, तो इनको क्यों रखा जाए संविधान में। तो जो संविधान निर्माता थे उन्होंने बताया कि ये राज्य के लिए अनुदेश हैं और आदर्श हैं, और चूंकि भारत में अंतिम रूप से जो शक्ति है वो जनता में निहित है, तो यदि कोई राज्य इनका उल्लंघन करेगा या इनका पालन नहीं करेगा तो जनता इसका जवाब चुनाव के माध्यम से दे सकती है। तो इसलिए इनका पालन होगा, और ऐसा हुआ भी है। आपको जब मैं अभी आगे पढ़ाऊँगा तो बहुत सारे नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन भारत में हुआ है। जैसे आप देखते हैं मनरेगा जो काम का अधिकार है, या खाद्य सुरक्षा जैसी चीज़ें हैं। शिक्षा का अधिकार तो अब एक मौलिक अधिकार हो चुका है। वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, बेरोजगार लोगों को भत्ता है, विकलांग लोगों के कल्याण के कार्य हैं। इन सब के मूल में अगर हम जाएंगे तो नीति निर्देशक तत्व आपको मिलेंगे। तो नीति निर्देशक तत्व से क्या क्या आपने जाना कि इनका उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। प्रवृत्ति आप जान चुके हैं कि ये गैर न्यायोचित हैं, वाद योग्य नहीं है, लेकिन इनके पीछे किसका बल है? जनता का बल है। इसलिए राज्य इनकी अवहेलना नहीं कर सकता, और ये राज्य के लिए एक प्रकार के सकारात्मक अनुदेश हैं, एक प्रकार के आदर्श हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियाँ उसे क्रियान्वित करनी है। और इस तरह से भारतीय समाज का, भारतीय देश का विकास करना है कि अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण, या कह सकते हैं वेलफेयर जो हमारा स्टेट है वैसी प्रवृत्ति हमारी आए, कल्याणकारी राज्य की हमारी प्रवृत्ति आए, और जो अंत्योदय सर्वोदय के हमारे लक्ष्य हैं वो पूरे हो जाएं। तो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप ये समझ जाएं पूरी तरीके से कि इनका उद्देश्य क्या है और ये हैं क्या। तो ये आप मेरी समझ से बेहतर समझे होंगे। इसके बाद हम सब नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताएं, उद्देश्य तो मेरी समझ से उस डिस्कशन में या उस चर्चा में क्लियर हुए हैं। देखिए 2-3 चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़नी है। जैसे नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताएं क्या हैं ये आपको जानना है। 4-5 विशेषताएं हैं, आप आसानी से समझ जाएंगे। और इनके उद्देश्य क्या हैं वो मैंने आपको बताया कि मुख्य उद्देश्य इनके क्या हैं? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, इसके अलावा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, भारत में जो भी वंचित वर्ग है, हमारा निचला वर्ग है, उसके लिए एक प्रकार से ये कल्याण की बात उसकी करते हैं। और एक प्रश्न यहाँ से और उठता है कि मौलिक अधिकारों से किस आधार पर ये भिन्न हैं, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम सब विशेषताओं को देखते हैं। नीति निर्देशक तत्वों की क्या विशेषताएं हैं? पहली विशेषता यहाँ पर क्या है कि ये हमारी सरकारों के लिए, चाहे वो संघ सरकार हो या संघीय सरकार हो या राज्य की सरकार हो, ये हमारी सरकारों के लिए नीति निर्माण के निर्देश हैं। यानी अगर हम प्रस्तावना, यहाँ पर आप ध्यान रखिए, वैसे भी जो लोग मुख्य परीक्षा लिखते हैं तो प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्वों को यदि हम बहुत अच्छे से पढ़ लें तो एक प्रकार से हमारा जो एथिक्स का पेपर होता है या जो एक ब्यूरोक्रेट को क्या करना चाहिए उसके बारे में बहुत चीज़ें अपने आप स्पष्ट हो जाती हैं। एथिक्स पेपर हल करते समय प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्वों को एक प्रकार से आप आदर्श सिद्धांत मान करके व्यवहार कर सकते हैं। तो प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व अगर दोनों को मिला करके पढ़ा जाए तो समाज मतलब सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र की भी वहाँ पर बात की गई है। तो प्रस्तावना का एक प्रकार से विस्तार भी है नीति निर्देशक तत्व। तो ये क्या है? ये पहली विशेषता क्या है नीति निर्देशक तत्वों की कि ये संघ सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उन दोनों के लिए ये उनकी नीति निर्माण के निर्देश हैं। मतलब कि संघ सरकार हो या राज्य सरकार हो, जब भी वो अपनी नीति बनाए तो नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में जरूर रखें। प्रस्तावना को तो रखना है। जैसे कोई सरकार या कोई भी संघ सरकार या राज्य सरकार जब अपनी नीतियाँ बनाती है तो क्या वो समान कार्य के लिए समान वेतन, या दुर्बल वर्गों के कल्याण, या कह सकते हैं कि श्रमिक वर्गों के कल्याण, क्या इन चीज़, तो आप जानते हैं, मैंने आपको बताया कि नीति निर्देशक तत्व संघ या राज्य सरकार दोनों के नीति निर्माण के निर्देश हैं। एक प्रकार से जब भी वो नीतियाँ बनाएं तो इनका ध्यान रखें। इसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि ये राजनीतिक बहुमत
के नियंत्रक कारक है या नियंत्रण कारक है। ये आप समझने का प्रयास करिए। जैसे बहुमत किसी को मिल जाए, किसी भी सरकार को बहुमत मिल जाए, हमारे यहाँ बहुमत का सिद्धांत है, लोकतंत्र में बहुमत का सिद्धांत ही चलता है। तो बहुमत अपने उद्देश्यों से भटक ना जाए, ये बहुमत की आड़ में वो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को, हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को भूल ना जाए, इसलिए ये बहुमत के नियंत्रण कारक है। मतलब कि सरकार कोई भी हो वो इन तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकती, नीति निर्देशक तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकती। जैसे एक मैंने बताया ना कि कुछ लोगों का मानना था कि इनका मतलब ही नहीं है क्योंकि इनके पीछे शक्ति नहीं है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि जनता की शक्ति इनके पीछे है। तो एक प्रकार से हमारा जो बहुमत है, हमारी जो राजनीतिक बहुमत प्रणाली है, तो बहुमत प्राप्त दल या सत्ता प्राप्त दल के ऊपर ये नियंत्रण भी करते हैं, एक प्रकार से नैतिक दबाव की तरह हैं, आदर्श हैं कि वो इनसे विचलित ना हो। और तीसरा इसमें जो मैंने अभी आपको बताया कि ये गैर न्यायोचित हैं, गैर प्रवर्तनीय हैं, नॉन इन्फोर्सेबल हैं, यानी इनको किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। तो इसलिए एक चीज़ और भी कह सकते हैं कि ये किस प्रवृत्ति के हैं, ये सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं, यानी कि ये सकारात्मक हैं, ये जबरन कोई दायित्व तो नहीं थोपते हैं। जैसे नीति निर्देशक तत्व में कुछ नकारात्मक हैं, कुछ सकारात्मक भी हैं, वहाँ पर वो प्रवर्तनीय हैं। अगर मौलिक अधिकार जो हम पढ़े थे, मौलिक अधिकार हमारे नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं और सकारात्मक प्रवृत्ति के भी हैं। मौलिक अधिकारों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय बनाया गया है, इन्फोर्सेबल हैं वो, लेकिन ये गैर प्रवर्तनीय हैं, गैर न्यायोचित हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि हमारे नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, सकारात्मक हैं। और अंतिम एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे कि ये प्रस्तावना का विस्तार है, यानी प्रस्तावना के जो विचार हैं उन्हीं को यहाँ पे विस्तार दिया गया है। जैसे प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तो यहाँ पे सामाजिक आर्थिक न्याय को विस्तार दिया गया है। प्रस्तावना में जिन उद्देश्यों की परिकल्पना की गई थी या जो लक्ष्य रखे गए थे उन्हीं का ये विस्तार है। तो ये तो इनकी क्या हो गई विशेषताएं। उद्देश्य आप यहीं पर ध्यान रखेंगे। उद्देश्य वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है। देखो, सबसे बड़ा उद्देश्य इनका क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। दूसरा उद्देश्य क्या है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। तो ये दो बड़े उद्देश्य हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द सारे उद्देश्यों को आप समेट लेंगे। इसके बाद हम सब एक बिंदु पर यहाँ पर या एक चर्चा यहाँ पर थोड़ी सी करेंगे कि जो मूल अधिकार हैं और जो नीति निर्देशक तत्व हैं, दोनों में क्या अंतर है और दोनों के मध्य एक टकराव की स्थिति बनी आज़ादी के बाद। कई सारे वाद वहाँ पर आए और अंत में एक निर्णय हुआ कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार एक दूसरे के विरोधी न होकर के एक दूसरे के पूरक हैं। तो इन चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि दोनों में क्या प्रमुख अंतर हैं, दोनों कैसे एक दूसरे के पूरक हैं और किन किन वादों में क्या क्या माना गया। जैसे शुरुआती समय में खास करके नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में काफ़ी टकराव हुआ। टकराव इस बात को लेकर के हुआ है कि निजी अधिकार बनाम सार्वजनिक हित, जैसे संपत्ति का अधिकार, और बनाम सामाजिक और आर्थिक न्याय या आर्थिक न्याय खास करके। तो बहुत ऐसी बातें हैं जहाँ पे चर्चा हो सकती है। तो सबसे पहले हम सब जानने का प्रयास करते हैं कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं और जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, इन दोनों में प्रमुख अंतर क्या है। तो देखिए, प्रमुख अंतर कई हैं। जैसे पहला, ज़्यादातर मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं, आप ध्यान रखना, और नीति निर्देशक तत्व क्या है, सकारात्मक है। यानी कि ज़्यादातर कुछ मौलिक अधिकार भी सकारात्मक हैं, लेकिन आमतौर पे मौलिक अधिकारों को नकारात्मक माना जाता है। और नीति निर्देशक तत्व हमारे क्या हैं, सकारात्मक हैं। मौलिक अधिकार कैसे हैं, प्रवर्तनीय हैं, यानी कि न्यायोचित हैं, वाद योग्य हैं, जो भी आप कहना चाहें। और हमारे नीति निर्देशक तत्व कैसे हैं, ये गैर प्रवर्तनीय हैं, यानी कि ये न्यायोचित नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है। इसके अलावा इनका उद्देश्य क्या है, आमतौर पे राजनैतिक समानता या राजनीतिक न्याय या राजनैतिक लोकतंत्र जो आप कह लीजिए। और इनका उद्देश्य क्या है, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय या सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र या लोक कल्याणकारी राज्य, जो भी आप कहना चाहिए। यानी इनका उद्देश्य क्या है, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है कि हमारा राजनीतिक न्याय स्थापित करना, और इनका उद्देश्य क्या है, सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना, या इसी को हम कह सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य का
उद्देश्य। तो उद्देश्य के आधार पर भी भिन्न है। इसके अलावा मौलिक अधिकार किसको मिले हैं? व्यक्तियों को। यानी मौलिक अधिकार किसको मिले हैं? व्यक्तियों को। किसके खिलाफ मिले हैं? राज्य के खिलाफ मिले हैं। और नीति निर्देशक तत्व क्या हैं? ये एक प्रकार से राज्य को निर्देश हैं, राज्य को एक प्रकार से अनुदेश हैं। तो ये भी आप एक अंतर कर सकते हैं कि ये हमारे व्यक्तिगत अधिकार हैं, हमें मिले हैं, और ये राज्य के लिए एक निर्देश हैं। तो ये 4-5 बड़े अंतर आप ध्यान रखिए कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। पहला सकारात्मक नकारात्मक का। मौलिक अधिकार कैसे हैं? नकारात्मक। नीति निर्देशक तत्व कैसे हैं? सकारात्मक। ये प्रवर्तनीय हैं और ये गैर प्रवर्तनीय हैं। ये राजनीतिक न्याय की स्थापना करते हैं और वे सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करते हैं या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। ये व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को राज्य के खिलाफ सुरक्षा देते हैं और ये राज्य के लिए एक प्रकार के अनुदेश हैं। आदेश तो नहीं कह सकते, अनुदेश या आदर्श हैं। तो ये मौलिक अंतर हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि आज़ादी के बाद इस बात पर बहुत सारी बहस हुई कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में किसको श्रेष्ठ माना जाए। कई बार ये प्रश्न उठा, सरकारों ने माना कि मौलिक अधिकार के ऊपर नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता देनी चाहिए। कुछ सरकारों ने या कुछ मामलों में ऐसा हुआ कि नहीं, मौलिक अधिकारों को ऊपर रखना चाहिए। तो इस पर भी हम एक चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये बताना चाहेंगे आपको कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं और जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, उनके बीच में संबंध क्या है और उन संबंधों से संबंधित वाद क्या है। वाद का मतलब आप जो सुप्रीम कोर्ट में मामले गए हैं, क्योंकि हमारे संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ही किसी द्वंद्व की स्थिति में, टकराव की स्थिति में निर्णय देता है। तो थोड़ी सी चर्चा हम सब यहाँ पर कर लेते हैं कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में आपस में संबंध क्या है और इनसे संबंधित किन किन वादों में क्या क्या निर्णय दिए गए हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये चर्चा भी हम सब कर लेते हैं। ये थोड़े से कठिन टॉपिक हैं। आमतौर पे एक दिवसीय एग्ज़ाम में तो बिल्कुल इनको नहीं छुआ जाता और बहुत सारे लोग इनको बड़े एग्ज़ाम में भी नहीं छूते हैं। तो अगर आप इनको समझ लेंगे तो मेरी समझ से लिखने की भी अच्छी समझ बनेगी और एग्ज़ाम के लायक भी बहुत अच्छी समझ बनेगी। इनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कठिन लगे तो आप आराम से देख करके 2-4 बार में समझिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के अंतर क्या है, ये तो आपने जान लिए। आज़ादी के बाद एक स्थिति बनी इन दोनों के बीच के संबंध को लेकर के। तो आज़ादी के बाद एक स्थिति ऐसी आई कि कुछ या ज़्यादातर लोगों का ये मानना था कि ये दोनों विरोधाभासी हैं। अर्थात मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो विरोधाभासी प्रवृत्ति के हैं। ऐसी कहीं ना कहीं दिमाग में बातें आई और उसका कारण भी था। जैसे मैं आपको बताता हूं कि नीति निर्देशक तत्व में 2 अनुच्छेद खास करके बड़ा चर्चा में रहे। एक था 39B और एक था 39C। ये दोनों को अगर हम मिला करके पढ़ें तो ये एक प्रकार से आर्थिक असमानता को कम करने वाले, संपत्ति के समान वितरण को सुनिश्चित करने वाले तत्व हैं। अब दूसरा संपत्ति का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 फर्स्ट F को मिला करके अगर हम पढ़ें तो संपत्ति का अधिकार निकल करके आता है। अब संपत्ति का अधिकार एक व्यक्तिगत अधिकार है। यदि किसी व्यक्ति की अधिक संपत्ति को छीन करके सामाजिक समानता लाने का प्रयास किया जाए या ऐसे जो मामले आए तो वहाँ पे ये टकराव पैदा हुआ कि नीति निर्देशक तत्व कहता है कि हम सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करें। आर्थिक न्याय के लिए फिर संपत्ति एक व्यक्तिगत अधिकार है। किसी व्यक्ति के पास अकूत संपत्ति है तो उसे हम कैसे अधिग्रहित करें या कैसे उसको लेने जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि इन चीज़ों से बचने के लिए भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 हुआ और उस संशोधन के द्वारा भूमि सुधारों को 9वीं अनुसूची में डाला गया। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे कानून थे जो मौलिक अधिकारों के आधार पर चुनौती पाते थे या उनको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती थी तो उनको भी 9वीं अनुसूची में डालना शुरू कर दिया गया। तो संविधान बनने के बाद जब लागू हुआ तो भारत में पहली स्थिति यही बनी कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर ध्यान रखिए, इन दोनों को जब विरोधाभासी माना गया तो जब 9वीं अनुसूची बनी, और 9वीं अनुसूची इसीलिए बनी ही कि उन सारे भूमि सुधार कानूनों को
हम नवीं अनुसूची में डाल करके गैर न्यायोचित प्रवृत्ति का बना देंगे कि उनकी जांच ही नहीं हो सकती, वो वाद योग्य नहीं है। ये काम सरकार ने किया, नवीं अनुसूची बनी, नवीं अनुसूची के द्वारा भूमि सुधार कानूनों को उसमें डाल करके गैर न्यायोचित बना दिया गया, लेकिन उसमें कुछ और कानून डाल दिए गए। उद्देश्य यही था कि मौलिक अधिकार के आधार पर यदि इनको चुनौती दी जाए तो ये न्याय योग्य श्रेणी से बाहर रहें और ये कानून सुरक्षित रहें। तो पहली बार नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के बीच में जो टकराव हुआ उसको लेकर के एक वाद हुआ और उसको कहते हैं हम सब चंपाकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज वाद। थोड़ा सा लंबा है, देख लेना आप। यानी मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में क्या संबंध है, इस बात को लेकर के जो पहला वाद हुआ वो वाद कौन सा हुआ? चंपाकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्य वाद। इस वाद में इसी प्रश्न पर विचार हुआ, या वाद तो संबंधित था मुख्य रूप से मद्रास के कानून को लेकर के और मौलिक अधिकार के आधार पर उसको चुनौती दी गई थी। लेकिन यहाँ पर एक जो निर्णय हुआ उस निर्णय में एक बात निकल करके आई। तो इस वाद में यानी कि चंपाकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्यवाद में एक निर्णय आया और उस निर्णय में कहा गया कि मौलिक अधिकार न्यायोचित प्रवृत्ति के हैं और न्यायालय द्वारा सुरक्षा प्राप्त है। मौलिक अधिकारों पर भाग 3 में बताए गए प्रतिबंधों के अलावा कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित हैं, इसलिए नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के नीचे रहना होगा। यानी यहाँ पर क्या मान लिया गया चंपाकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्यवाद में कि मौलिक अधिकार जो हैं हमारे वो नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर वरीयता पाते हैं। यानी विरोधाभास की बात है कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है, कौन वरीयता पाता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय था कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो गैर न्यायोचित हैं, मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, इसलिए हम नीति निर्देशक तत्वों पर मौलिक अधिकारों को वरीयता देते हैं। उसके बाद देखिए ये गोलकनाथवाद, केशवानंदवाद, 42वां संशोधन, ये सब आपने पढ़े हैं, मौलिक अधिकार के टॉपिक में पढ़े हैं और इन दोनों को यहाँ से जोड़ दीजिए। अब गोलकनाथवाद में आप जानते हैं क्या कहा गया था? गोलकनाथवाद में भी मौलिक अधिकार को ही वरीयता दी गई थी। यानी गोलकनाथ मामले में भी यही बात आई कि मौलिक अधिकार, गोलकनाथ में तो यहाँ तक कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती और नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो सकता। तो गोलकनाथ मामले में भी मौलिक अधिकार को ही वरीयता दी गई। लेकिन आप जानते हैं कि इसके बाद इंदिरा गांधी सरकार ने 25वां संशोधन 1971 किया और उस संशोधन में एक तो गोलकनाथ मामले को शून्य करने का प्रयास किया गया और उसी समय ये बातें बताई गई गोलकनाथवाद के बाद जो 25वां संशोधन 1971 हुआ कि संसद संशोधन करने की असीमित शक्ति रखती है, संशोधन कर सकती है। तो शुरुआती स्थिति ये थी कि 39B और C को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई थी। 39B और C को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई थी। यानी ये कहा गया कि अगर 39B और C को क्रियान्वित करने के लिए कोई कानून बनाया जाए तो उसको मौलिक अधिकार के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन जब केशवानंद भारती मामला आया तो केशवानंद भारती मामले में क्या हुआ था? मौलिक ढांचे का सिद्धांत दिया गया था। तो केशवानंद भारती मामले में जब मौलिक ढांचे का सिद्धांत दिया गया था तो उसके बाद आप जानते हैं कि 42वां संशोधन 1976 हुआ और 42वें संशोधन 1976 द्वारा मैंने आपको मौलिक अधिकारों में बताया था कि संसद को संविधान संशोधन की असीमित शक्ति दी गई। ये कहा गया कि संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति असीमित है। 368 4 और 5 जोड़ करके केशवानंद भारती निर्णय को या केशवानंद भारती मामले में जो मौलिक ढांचे का सिद्धांत आया था उसको प्रभावहीन करने का प्रयास किया गया। और 42वें संशोधन में क्या स्थिति बदली कि 42वें संशोधन में कहा गया कि सभी नीति निर्देशक तत्व तो मौलिक अधिकारों के ऊपर हैं। 42वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया कि सभी नीति निर्देशक तत्व, 39B और C नहीं। शुरुआती समय में तो ये कहा गया कि गोलकनाथ के बाद 25वां संशोधन 1971 हुआ, वहाँ पे मौलिक अधिकारों के ऊपर 39B और C को केवल वरीयता दी गई थी। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया 42वें संशोधन द्वारा कि सभी नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों के ऊपर वरीयता पाते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो मामला था केशवानंद भारती मामले के मौलिक ढांचे को शून्य करने के लिए 368 4 और 5। उसके बाद फिर मिनर्वा मिल्स वाद हुआ और मिनर्वा मिल्स वाद में 368 4 5 को रद्द घोषित किया गया और साथ ही साथ मौलिक ढांचे के सिद्धांत को वैध ठहराया गया। और उसके बाद मिनर्वा मिल्स मामले में ही ये कहा गया था कि जो मौलिक अधिकार हैं और जो नीति निर्देशक तत्व हैं इन दोनों को विरोधाभासी तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए।
संविधान निर्माताओं की आकांक्षाएं ऐसी नहीं थी कि ये दोनों विरोधाभासी हैं, दोनों व्यक्ति के कल्याण के लिए ही हैं। कल्याणकारी राज्य भी व्यक्ति के कल्याण की बात करता है, व्यक्तिगत अधिकार भी व्यक्ति के कल्याण की बात करते हैं। तो मिनर्वा मिल्स मामले में ये चीज़ करना, या ये मुख्य रूप से बिंदु दिया गया कि ये जो विरोधाभासी का एक नाटक चल रहा है, या विरोधाभासी का जो एक इतने दिनों से अध्याय चल रहा है, वो ठीक नहीं है। यानी फिर से अगर देखेंगे तो चंपाकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य में मौलिक अधिकार को वरीयता दी गई, गोलकनाथ मामले में भी मौलिक अधिकार को वरीयता दी गई। 25वां संशोधन 1971 कहता है कि नहीं, मौलिक अधिकारों के ऊपर कुछ नीति निर्देशक तत्व वरीयता पाते हैं। फिर केशवानंदवाद आया। 42वां संशोधन कहता है कि सभी नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों के ऊपर वरीयता पाते हैं। लेकिन मिनर्वा मिल्स मामले में कहा गया कि संविधान निर्माताओं की आकांक्षाएं ऐसी नहीं थी कि दोनों में कौन वरीय है। दोनों का उद्देश्य सकारात्मक हो सकता है या होता ही है, दोनों व्यक्ति के कल्याण की बात करते हैं। तो दोनों को विरोधाभासी तौर पे ना देख करके पूरक के तौर पे देखा जाए। और इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश वाद में भी दोहराया। उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश वाद में भी इसी बात को दोहराया गया कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व तो एक दूसरे के पूरक हैं। तो क्या क्या स्थिति किस किस वाद में है, इसको आप आराम से वीडियो को देख करके नोट कर लेना। और वर्तमान स्थिति क्या है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व तो एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों में विरोधाभास खोजना बिल्कुल सही नहीं है, और दोनों के उचित संतुलन द्वारा ही हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। इसलिए किसी भी तत्व को किसी पर वरीयता देना ये सही नहीं है। दोनों का उद्देश्य समान है, इसलिए दोनों के परस्पर सहयोग, परस्पर समन्वय को लेकर के ही पूरकता के सिद्धांत को वर्तमान में माना गया है। इसके बाद एक चर्चा यहाँ पर और होगी, वो चर्चा ये है कि नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। देखिए, अनुच्छेद के आधार पे आप पढ़ते चले जाएंगे कि 36 से लेकर 51 तक क्या क्या है। ये जो पढ़ने का तरीका होता है, ये एक नए स्टूडेंट का होता है, वो खास करके एक दिवसीय अप्रोच इसमें होती है, या जिसको कह सकते हैं कि मात्र सूचना आधारित अप्रोच होती है। लेकिन और जो एग्ज़ाम होते हैं वो आपसे मात्र सूचना आधारित अप्रोच की मांग नहीं करते हैं, बल्कि आपकी समझ की परख करते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व तो एक तो पढ़ना हुआ कि आप सीधे अनुच्छेद पढ़ लीजिए, इसीलिए मैं इसको 2 लेक्चर में बांटूंगा। पहले लेक्चर का उद्देश्य यही होगा कि नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, उद्देश्य क्या है, विशेषताएं क्या हैं, मौलिक अधिकारों से उनका क्या संबंध है, अंतर क्या है, टकराव क्या था, और साथ ही साथ उनकी विषय वस्तु क्या है। इन सारी चीज़ों को बताते हुए फिर दूसरा जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम अनुच्छेदों पर बात करेंगे, और फिर उनको क्रियान्वित करने के लिए कौन कौन से कार्य हुए हैं उन पर हम बात करेंगे। तो जब भी कोई आप मानक या अच्छी बुक पढ़ते हैं तो वहाँ पर नीति निर्देशक तत्वों को 3 भागों में बांट दिया जाता है। पहला समाजवादी, दूसरा उदारवादी, और तीसरा गांधीवादी। तो हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें ये सारे विचार पहले से मौजूद थे। यहाँ पर ध्यान रखना, भारत का जो समाजवाद का वर्जन है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। यानी कि हमारा जो समाजवाद है वो कम्युनिज्म नहीं है, कम्युनिस्ट जो वामपंथ है वो नहीं है। हमारा जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। भारत का समाजवाद एक अनोखा समाजवाद है। यहाँ पे लोकतांत्रिक समाजवाद को मान्यता दी गई है। जो चीन का साम्यवाद है या जो रूस में कभी था वो हम नहीं मानते हैं। हमारी प्रवृत्ति इस मामले में अलग है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद को लेकर के ही हमारी चर्चा रहेगी। देखिए, एक तो ये तरीका होता है कि मैं यहाँ पे लिख दूँ कि कौन कौन से अनुच्छेद समाजवादी हैं, कौन से उदारवादी हैं, कौन से गांधीवादी हैं, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं है। कुछ अनुच्छेद ऐसे मिलेंगे जो समाजवादी भी हैं और उदारवादी भी हैं। तो स्पष्ट वर्गीकरण करना आपका काम है, आप करना। मैं आपको समझ आपकी विकसित करूँगा, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं लिख के भी बता दूंगा, लेकिन वो कोई मतलब नहीं है। मैं लिख दूंगा, आप उसको देख लेंगे, कुछ अर्थ नहीं निकलेगा। तो मौलिक जो हमारे नीति निर्देशक जो हमारे तत्व हैं उनकी विषय वस्तु के आधार पे उनको 3 भागों में बांटा गया है। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन पे समाजवादी विचार का प्रभाव काफ़ी रहा था, जैसे नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया, इसके अलावा भगत सिंह जैसे युवा, जयप्रकाश नारायणन, ये तमाम ऐसे नाम आपको मिलेंगे जिनका झुकाव समाजवाद की तरफ था। तमाम सारे युवा समाजवाद की तरफ झुके हुए थे। नेहरू खुद समाजवाद की तरफ झुके हुए थे, लेकिन वो लोकतांत्रिक समाजवाद को ही मानते थे। उदारवाद एक विचारधारा है जो व्यक्ति को वरीयता देती है, राज्य की तुलना में व्यक्ति को वरीयता देती है।
साथ ही साथ उदारवाद एक विचारधारा है जो ये मानती है कि व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए, हमारे नागरिकों में एक अच्छी अप्रोच हो, सहनशीलता हो, वो उदार रहें अन्य परंपराओं, अन्य धर्मों आदि के प्रति। ये भी एक विचार आप मान सकते हैं। लेकिन उदारवाद जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में है वो यही मानता है कि राज्य को व्यक्ति की मतलब राज्य की तुलना में व्यक्ति को ज़्यादा अधिकार मिलने चाहिए, व्यक्ति महत्वपूर्ण इकाई है। तो हमने उदारवादी ही अपना शासन अपनाया है, यानी कि हमने शासन का ना तो अराजकतावाद लिया है, ना हमने कठोर निरंकुशता वाला सिद्धांत लिया है, ना हमने तानाशाही सिद्धांत लिया है, ना अधिनायकवाद जैसा सिद्धांत हमने लिया है। हमने कौन सा सिद्धांत अपनाया है? उदारवादी सिद्धांत। यानी साफ सुथरी बातें थी कि जब भारत स्वतंत्र होगा तो वहाँ पर एक उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, कोई तानाशाही नहीं होगी। उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है कि जो व्यक्ति की तुलना में राज्य की तुलना में व्यक्ति को ज़्यादा वरीयता देती है, जो कहती है कि राज्य का काम क्या है? व्यक्ति के जीवन का विकास करना। यहाँ पर ध्यान रखना कि उदारवाद का मानना यह है कि व्यक्ति साध्य है और राज्य उसका साधन है। यानी कि राज्य संस्था का भी या राज्य रूपी संस्था का भी अधिकतम उद्देश्य या पूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए? व्यक्ति का कल्याण। जैसे जॉन लॉक को मैंने आपको चर्चा में पढ़ाया था मौलिक अधिकारों में, तो जॉन लॉक क्या कहते हैं कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है। जॉन लॉक उदारवादी विचारधारा के एक प्रकार से जनक माने जाते हैं। एडम स्मिथ ने आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद दिया था और उसी से पूंजीवाद निकला। तो उदारवाद क्या मानता है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है और व्यक्ति साध्य है, राज्य साधन है। और उदारवाद कहता भी है, आरंभिक उदारवाद तो राज्य को लेकर के बहुत कठोर था और वर्तमान का उदारवाद राज्य को भी मान्यता देता है लेकिन व्यक्ति के अधिकारों को वरीयता देता है। तो समाजवाद क्या है, उदारवाद क्या है और गांधीवादी तत्व क्या है, पहले इनका मतलब समझ लेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखिए, समाजवाद का सरल मतलब क्या है? आर्थिक आधार पर समाज में समानता स्थापित करना, समाज के सभी वर्गों का कल्याण करना, कर्मकारों या हमारे जो काम करने वाले लोग हैं उनका कल्याण करना, शोषण की समाप्ति करना, आर्थिक असमानता को कम करना। ये किसके तत्व हैं? ये समाजवाद के तत्व हैं। यानी समाजवाद मानता है, भारतीय जो समाजवाद है वो ये मानता है कि जिसको हम सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के रूप में आपको बता रहे थे, तो समाजवाद क्या मानता है कि शोषण आधारित समाज व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित हो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, उद्योगों में शोषण ना होकर के कर्मकारों की भागीदारी होनी चाहिए। ये कौन से तत्व हैं? समाजवादी तत्व हैं। समाजवाद किस बात की वकालत करता है कि वर्ग विभेद नहीं होना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए, कोई बहुत अमीर ना हो, कोई बहुत गरीब ना हो, राज्य रूपी संस्था को इस तरह से व्यवहार करना चाहिए। मैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। जो कट्टर समाजवादी हैं वो तो राज्य जैसी संस्थाओं के बहुत कटु आलोचक हैं। मार्क्स को पढ़ेंगे तो वो राज्य की आलोचना करते हैं। भारत में समाजवाद का ये मतलब है कि राज्य का उद्देश्य होना चाहिए कि वो सभी नागरिकों में आर्थिक समानता सुनिश्चित करे, उत्पादन के साधनों का समान वितरण सुनिश्चित करे। समान वितरण का मतलब है कि योग्यता अनुसार वितरण सुनिश्चित करे, मतलब कि कोई शोषण आधारित भेदभाव न रहे। तो ये समाजवाद है। उदारवाद मैंने क्या बताया कि उदारवाद राज्य और व्यक्ति के संबंधों के आधार पर एक विचारधारा है जो व्यक्ति को वरीयता देती है। और गांधी दर्शन से निकली हुई तमाम सारी बातें हमारे नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं, उनको हम गांधीवादी कहते हैं। जैसे अभी मैं अनुच्छेद यहाँ पर नहीं बताऊँगा आपको कि कौन सा अनुच्छेद समाजवादी है, कौन उदारवादी है, कौन गांधीवादी है, बल्कि मैं पॉइंट आपको बताऊंगा। अनुच्छेद आपका ये काम मैं आपको सौंपता हूं कि अनुच्छेद कौन से गांधीवादी रहेंगे, कौन से उदारवादी रहेंगे और कौन से समाजवादी रहेंगे, ये आप सुनिश्चित करिए। आप लिखिए, समस्या है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। जैसे अब एक चीज़ जैसे है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो अब इसको आप कहाँ रख सकते हैं? निश्चित तौर पे ये समाजवाद का एक लक्षण है कि राज्य को वेतन में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, या कर्मकारों के हितों का संरक्षण। कर्मकार मतलब जो हमारा कामकाजी वर्ग है, वर्ग विभेद में या जो दो वर्ग पहले बताए गए, पूंजीवादी और दूसरा श्रमिक, तो जो कर्मकार है हमारा, तो कहा गया कर्मकारों को क्या दी जाए? प्रबंध में भागीदारी, उद्योगों के प्रबंध में भागीदारी। या जैसे कहा गया मानवोचित काम की दशाएं कठोर नहीं होनी चाहिए, मतलब कि अवकाश होना चाहिए उसमें, शोषण आधारित बहुत लंबे घंटे तक काम न लिया जाए, पर्याप्त अवकाश दिया जाए, निर्वाह मजदूरी दी जाए। तो जैसे अगर आप कहीं पर पढ़ते हैं कि फला अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन है, कर्मकारों के लिए कार्य की उचित दशाएं हैं,
कर्मकारों के उद्योग में भागीदारी है, तो आप इसको कहाँ पे रखेंगे? इसको आप रखेंगे समाजवादी मूल्यों में, यानी कि ये नीति निर्देशक तत्वों का समाजवादी वर्गीकरण होगा। 4-5 से समझिए, देखो मेन यहाँ पे समझिए, समझ बहुत महत्वपूर्ण है। वर्गीकरण आप कर लेना। अब जैसे हम आपको कहें कि समान सिविल संहिता, अब आप बताएंगे कि अनुच्छेद 44 में है, तो यहाँ अनुच्छेद नहीं बताना है। समान सिविल संहिता, निजी कानून यानी उत्तराधिकार के कानून, विवाह के कानून, भरण पोषण के कानून, ये कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए। हालांकि भारत में नहीं है। तो समान सिविल संहिता क्या कहती है कि पर्सनल लॉ की अनुपस्थिति, भारतीय समाज इतना उदार बने कि वो समान कानून अपनाए, ना कि पर्सनल लॉ। यहाँ पर देखिए, जो व्यक्ति अपने धर्म के कानूनों को लेकर के बहुत कठोर रहते हैं, ऐसा समाज आमतौर पे बहुत विकसित नहीं होता है। जैसे धर्म व्यक्ति का एक पक्ष है और धर्म का उद्देश्य भी व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए। तो धर्म की आवश्यकता हमें होती है, हम धर्म का पालन भी करते हैं, लेकिन उस धर्म में यदि बहुत सारी रूढ़ियाँ आ जाएं, बहुत सारे गैर प्रचलित कानून आ जाएं, तो हमें उनका उन्मूलन करना चाहिए। जैसे भारत में कभी हिंदू धर्म में सती प्रथा वैध होती थी, बाद में उसको समाप्त घोषित किया गया। कभी बंधुआ मजदूरी होती थी, अब नहीं होती है। तो बंधुआ मजदूरी का प्रसंग तो चलिए यहाँ पे नहीं आना चाहिए, समाजवाद में आना चाहिए। लेकिन जैसे बहुविवाह होते थे, अब नहीं होते हैं। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसमें संशोधन करते हुए 3 तलाक को अवैध घोषित किया गया है। तो रूढ़िवादी वर्ग ने उसका बहुत सारा विरोध किया है, लेकिन जो प्रगतिवादी वर्ग है उससे खुश है। तो समान सिविल संहिता कैसा मूल्य है? ये उदारवादी मूल्य है कि हमारे पर्सनल लॉ की अनुपस्थिति होनी चाहिए, तो उदारवादी मूल्य है। या जैसे पर्यावरण संरक्षण संवर्धन, इसको भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जहाँ पे व्यक्ति को ज़्यादा वरीयता दी जाती है, उदारवादी समाज स्थापित करने की बात की जाती है, तो वो कौन सा मूल्य है? उदारवादी मूल्य है। एक एक दो देख करके बाद में आप अपने हिसाब से राय बना करके लिखिए। अब जैसे गांधीवादी मूल्य है, तो आप जानते हैं कि गांधी जी ग्राम स्वराज्य के बहुत बड़े समर्थक थे और वो दार्शनिक अराजकतावादी थे। गांधी के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वो चाहते थे कि ग्राम पंचायतों को ही सर्वाधिक शक्तियाँ दी जाएँ। तो जैसे आप पढ़ते हैं नीति निर्देशक तत्वों में कि ग्राम पंचायतों की स्थापना, तो ये कौन सा मूल्य होगा? गांधीवादी मूल्य है। गांधी जी चाहते थे कि भारी उद्योगों के स्थान पर कुटीर उद्योगों को वरीयता दी जाए। तो यदि आपको कहीं नीति निर्देशक तत्वों में ऐसा प्रसंग मिलता है कि कुटीर उद्योगों की स्थापना, तो उस मूल्य को आप कौन सा मूल्य कहेंगे? गांधीवादी मूल्य कहेंगे। या गांधी जी दुधारू पशुओं की हत्या के विरोधी थे, तो गो हत्या या दुधारू पशुओं की हत्या का निषेध करे राज्य, लोक स्वास्थ्य को बढ़ावा दे। ये सब गांधी जी जैसे लोक स्वास्थ्य पे खास करके मादक द्रव्यों के खिलाफ थे। जैसे एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा कि राज्य कृषि पशुपालन और दुधारू पशुओं को बढ़ावा दे, राज्य लोक स्वास्थ्य को बढ़ावा दे। खास करके गांधी जी मद्यपान और इस तरह के जो कह सकते हैं नशाखोरी थी उसके खिलाफ थे। तो जैसे ग्राम पंचायतों की स्थापना आप बताएंगे कि अनुच्छेद 40 में है, या कुटीर उद्योगों की स्थापना है, या गो हत्या का निषेध करना, या दुधारू पशुओं को न मारना, या फिर लोक स्वास्थ्य को वरीयता देना, मद्यपान का निषेध करना, ये कौन से मूल्य हैं? गांधीवादी मूल्य। तो ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। ये प्री के साथ साथ मेंस का भी बहुत अच्छा टॉपिक है कि नीति निर्देशक तत्वों को हम कितने वर्गों में बांट सकते हैं? उनके विषय वस्तु के आधार पर 3 तत्व में। जो समाजवादी तत्व हैं, देखिए मेन है कि आप समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी तत्वों को यदि समझ जाएं। जो लोग अभी नए हों, चैनल से जुड़ रहे हों, गांधी पर 3 पार्ट में मैंने विस्तृत चर्चा की थी। पहला वीडियो लगभग 2 घंटे का है, उसके बाद 1-1 घंटे के 2 वीडियो हैं। 4 घंटे का लगभग कुल मिलाकर के लेक्चर है। अगर आपके अंदर धैर्य है और आप लिखना चाहते हैं, जैसे बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं कि 1-2 प्रश्न आज कमेंट में आए थे कि आंसर राइटिंग कैसे की जाए, तो कोई भी आंसर राइटिंग करने के पहले लिखने लायक कंटेंट आपके पास होना चाहिए। नए विद्यार्थियों में एक भावना है कि हम शुरुआत से ही आंसर राइटिंग कर डालेंगे। आंसर राइटिंग करने के लिए सबसे पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप पढ़िए, चीज़ों को लिंक करना सीखिए, फिर लिखना सीखिए। आप पहले से लिखने लगेंगे तो दिक्कत आएगी। सबसे पहले पढ़िए, लिंक करिए, उसके बाद फिर लिखिए। एक क्रम से चलिए। तो गांधी पर आपको, जैसे गांधीवाद मतलब जैसे गांधीवादी तत्व कौन कौन से हैं, अगर आप इनको रटने जाएंगे तो आप हमेशा अधूरापन लेकर के एग्ज़ाम में जाएंगे। समझने का प्रयास करिए गांधीवादी दर्शन क्या है।
और उस दर्शन से फिर अपने आप जान जाएंगे कि अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना कौन सा मूल्य है, गांधीवादी मूल्य है। कुटीर उद्योगों की स्थापना गांधीवादी मूल्य है। गो हत्या जैसे निषेध के कॉन्सेप्ट गांधी जी दर्शन से निकले हैं। मद्यपान जैसा निषेध ये भी गांधी दर्शन की देन है। या जैसे समान सिविल संहिता जैसे मूल मुद्दे कहाँ से आए हैं, उदारवादी मूल्य हैं। उदारवाद क्या है ये जानना महत्वपूर्ण है, अपने आप जान जाएंगे कि कौन इसमें आएगा कौन इसमें नहीं आएगा। समाजवाद क्या है, मैंने बताया कि समाजवाद की परिभाषा क्या है सरल भाषा में, कि जो शोषण आधारित व्यवस्था है उसका समापन करना, सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करना, खास करके निचले वर्ग का कल्याण सुनिश्चित करना, आर्थिक असमानता को कम करना, भेदभावकारी नीतियों को समाप्त करना, ये समाजवाद के मौलिक तत्व हैं। उदारवाद राज्य की तुलना में व्यक्ति को वरीयता देता है। और गांधीवादी दर्शन को संपूर्ण पढ़ लेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो नीति निर्देशक तत्वों का जो वर्गीकरण होता है विषय वस्तु के आधार पर कितने भागों में होता है, 3 भागों में होता है। पहला कौन, लोकतांत्रिक समाजवादी जो तत्व हैं, उदारवादी तत्व हैं और साथ ही साथ गांधीवादी तत्व हैं। जरूरत पड़ेगी तो मैं अनुच्छेद के हिसाब से भी लिख दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप आत्मनिर्भर बने। आजकल प्रधानमंत्री भी आत्मनिर्भरता का नारा दे रहे हैं, तो स्टूडेंट भी आत्मनिर्भर बने। सारा काम टीचर का नहीं हो सकता है और ना ही टीचर सारा काम कर सकता है, तो आत्मनिर्भर बने आप सब भाई। तो गांधीवादी, उदारवादी और समाजवादी जो मूल्य हैं उनको देखिए, इनका वर्गीकरण करिए। तो जो हमारा पहला लेक्चर था नीति निर्देशक तत्वों पर, उसका उद्देश्य था कि नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, कहाँ पर हैं, कहाँ से लिए गए हैं, उनका उद्देश्य क्या है, विशेषताएं क्या हैं, मौलिक अधिकारों को लेकर के उनकी क्या स्थिति है, दोनों के बीच में संबंध क्या है, दोनों के बीच में अंतर क्या है और इनका वर्गीकरण क्या है, इस बात को समझाना। और कोशिश यही थी कि इस लेक्चर के माध्यम से इस टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस किया जाए और आपकी समझ विकसित की जाए कि नीति निर्देशक तत्व क्या हैं। इसका जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम अनुच्छेद पे आएंगे। अनुच्छेद 36 से शुरू करेंगे। 36 में राज्य की परिभाषा है। राज्य की परिभाषा वही है जो मौलिक अधिकारों के टॉपिक में है। 37 में इनको गैर न्यायोचित प्रवृत्ति का बताया गया है और 38 से लेकर के फिर 51 तक विभिन्न जो है इनके मूल्य बताए गए हैं। और उस चर्चा के साथ साथ आपको बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व रहे हैं जिनके आधार पर सरकार ने विभिन्न कानून, विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी कार्यक्रम बनाए हैं। इन चीज़ों को हम सब दूसरे लेक्चर में या दूसरे जो हमारा वीडियो होगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग धैर्यपूर्वक देखेंगे और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अपनी राय बनाएंगे। एक पॉइंट और जहां पे समझ लेते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना क्या है। तो आलोचना में मैंने पहले ही आपको बताया कि आलोचनाएँ वही हैं क्या कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये न्याय योग्य नहीं है, इनके पीछे शक्ति नहीं है, 9 वर्ष के बधाई संदेश हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया आलोचनाओं के बाद आप क्या बताएंगे कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनके पीछे जनता की शक्ति है, जनता का बल है। तो राजनीतिक शक्ति अंतिम रूप से जब जनता में है और जनता का बल इनको प्राप्त है तो कोई भी राज्य लंबे समय तक इनकी अवहेलना नहीं कर सकता, बहुमत भी इनकी अवहेलना नहीं कर सकता। इसलिए इनका क्रियान्वित होना निश्चित तौर पे ज़रूरी है। ये बात अंबेडकर भी जानते थे। अंबेडकर तो इनको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। वो कहते थे कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र ही राजनीतिक लोकतंत्र को प्राप्त करने का साधन है। आलोचनाएं भी मैंने एक बताई, जैसे केटी शाह ने क्या कहा। तो आलोचना का भी एक पॉइंट है, थोड़ा सा आप उसको अपने हिसाब से देखेंगे, थोड़ा मैंने आपको इशारा किया है। तो ये क्लास या ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम आपको नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जो अनुच्छेद हैं और साथ ही साथ उनकी व्याख्याएं, उनसे जुड़े हुए कार्यक्रम बताएंगे।